आज अच्छे जने आए 10 जने। बैटरी चार्जिंग। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम बैटरी चार्जिंग की। तो चार्ज करने की आवश्यकता की बैटरी चार्ज करने की क्या क्या क्यों आवश्यकता है। तो डिस्चार्ज के दौरान रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण सक्रिय इलेक्ट्रोड छोटे हो जाते हैं और यानी शॉर्ट और आंतरिक प्रतिरोध उच्च हो जाता है, जिससे कम आउटपुट प्राप्त होता है। इस क्रिया को उलटने के लिए डिस्चार्ज की विपरीत दिशा में बैटरी या सेल को एक करंट डीसी प्रवाहित की जाती है। इस प्रक्रिया को चार्जिंग कहा जाता है। तो चार्जिंग बैटरी चार्जर के जरिए की जाती है। तो हमारे जब हम सेकेंडरी सेल होंगे उनको हम चार्ज कर सकते हैं, प्राइमरी सेल हम चार्ज नहीं करते हैं यहाँ पर। तो सेकेंडरी सेल को वापस चार्ज करने के लिए हम चार्जिंग कर रहे हैं और इसके लिए बैटरी चार्जर का उपयोग कर रहे हैं। एक साधारण परिवर्तित वोल्टेज डीसी सप्लाई बैटरी चार्जर के रूप में कार्य करता है। अब बैटरी चार्जर के रूप में क्या है कि आपका कन्वर्टेड डीसी जो सप्लाई का सोर्स है, कन्वर्टेड डीसी सप्लाई सोर्स से मतलब जो सप्लाई सोर्स एसी को कन्वर्ट करके डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा जो सप्लाई सोर्स होगा वही आपका बैटरी चार्जर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आता है इसमें चार्जिंग करंट। देखिए चार्जिंग करंट बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है चार्जिंग करते समय। जो चार्जिंग करते समय हमें जो जो चीजें ध्यान रखनी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है चार्जिंग करंट का, क्योंकि करंट की मात्रा हमें इसमें नॉमिनल रखनी है। अगर एक निश्चित मान से अगर हम यहाँ मान अधिक कर दें तो उसमें हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर ज्यादा करंट पर हम बैटरी को चार्ज कर दें तो वहां पर उसके अंदर दोष उत्पन्न हो जाएगा, बकलिंग दोष होगा, तो बैटरी खराब हो सकती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि चार्जिंग करंट जो कंपनी ने नॉमिनेट किया हुआ है, आगे से दिया हुआ है, वो ही हमें यहाँ पर जो अलग अलग कंपनी होती है और अलग अलग कंपनियों की जो रेटिंग है उसी के अकॉर्डिंग हमें चार्जिंग करंट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्शन का ऑप्शन आपके चार्जर के ऊपर अवेलेबल होता है। नानू राम वाली आप आपकी वॉइस चालू कर रखिए, बंद कर दीजिए अगर आपको कुछ नहीं बोलना है। चलिए मैंने कर दिया है, चलिए आगे। तो किसी भी बैटरी को चार्ज करते समय चार्जिंग करंट को निर्माता द्वारा अनुशंसित मान पर सेट करना महत्वपूर्ण होता है। ये करंट आउटपुट वोल्टेज के समायोजन द्वारा सेट किया। अब देखिए यहाँ पर जो चार्जिंग करंट है वो किसके द्वारा सेट हो रही है, आपके जो आपके बैटरी चार्जर है उसके आउटपुट वोल्टेज के ऊपर। कैसे? क्योंकि देखिए बैटरी भी क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, इसमें भी एक वोल्टेज होता है और आपका बैटरी चार्जर भी एक वोल्टेज सोर्स है, इसमें भी वोल्टेज होता है। तो दोनों के ऊपर वोल्टेज है। अगर मैं दोनों का वोल्टेज समान रख दूं तो यहाँ पर परिपथ के अंदर कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई विभवांतर नहीं होगा। मगर वहीं पे अगर मैं एक को हाई पोटेंशियल पे रखूं और दूसरे को लो पोटेंशियल पे, तो उसमें क्या होगा कि अब परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित होने लगी और धारा किधर से प्रवाहित होगी, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के। तो इसलिए हमेशा बैटरी चार्जर का वोल्टेज आपके बैटरी के जो वोल्टेज होता है उससे हमेशा 2 से 3 वोल्ट हमेशा अधिक रखा जाता है। तो बस आपको बस वही चीज सेट करनी है, जितनी करंट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ाना है। जहां पर आपकी चाहिए गए मान की करंट आ गई है वहीं पे उस वोल्टेज को वहां पर सेट कर देना है। तो बस इस प्रकार से आप बैटरी चार्जर के वोल्टेज से करंट में का मान यहाँ पर सेट कर पाओगे। नीचे ये लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर एक अरेंजमेंट भी दिया हुआ है किस प्रकार से आप बैटरी चार्जर को बैटरी से कनेक्ट करते हो। जैसे इसके पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव से, इसके नेगेटिव को इसके नेगेटिव से, और बीच में एक एमीटर जोड़ा हुआ है जो कि आपका यहाँ पर करंट को माप रहा है। और यहाँ पर आपके वोल्टेज कंट्रोल सेट अबाउ 12 वोल्ट, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट से ऊपर की वोल्टेज यहाँ पर सेट होगी। अगर 12 वोल्ट से कम रखते हो तो ये चार्जर काम नहीं करेगा, उल्टा इससे सप्लाई इस बैटरी चार्जर पे आने लगेगी। तो आपको यहाँ पर 13 वोल्ट या 14 वोल्ट, जनरली 13 से 14 वोल्ट के बीच में
आपका वोल्टेज सेट किया जाता है किसी भी बैटरी चार्जर में, जिससे बैटरी आपकी चार्ज हो जाती है। बैटरी या सेल को चार्ज करने से पहले बैटरी की स्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप उसकी कंडीशन, चार्जिंग करने से पहले कुछ कंडीशंस आपको चेक करनी है, और वो क्या-क्या है देखिए यहाँ पर। इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो बोलते हैं हम, उसको आपको मेजर करना है, क्योंकि इसी से हमें पता पड़ता है कि बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है। आप आपेक्षिक घनत्व जो होता है आपका, या यहाँ विशिष्ट गुरुत्व लिखा हुआ है, असल में ये आपेक्षिक घनत्व है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये इसके आधार पे हम बैटरी की अवस्था को चेक करते हैं कि फुली चार्ज है, फुली डिस्चार्ज है, या नॉमिनल चार्जेज है। तो उसके मान का अभी नीचे आ जाएगा आपका कि कितने-कितने मान पर ये कितनी-कितनी होती है। और इसको मेज़रमेंट करने के लिए हाइड्रोमीटर आता है हमारे पास। इस हाइड्रोमीटर की सहायता से हम इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है कि बैटरी को चार्ज करने से पहले आपको क्या देखना है, बैटरी के प्रत्येक सेल का वोल्टेज। प्रत्येक वोल्टेज, यानी बैटरी में देखिए 6 सेल्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। बैटरी क्या होती है, अलग-अलग सेलों से मिलकर बनी है, तो 6 सेल मिलकर यहाँ पर बैटरी का निर्माण करते हैं, वो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो प्रत्येक सेल जो है उनका वोल्टेज हमें यहाँ पर मेज़र करना है। प्रत्येक सेल का एम्पीयर हावर कैपेसिटी, यानी एम्पीयर हावर कैपेसिटी भी हमें प्रत्येक सेल की यहाँ पर पता होनी चाहिए। बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है चार्जिंग करते समय। अब इन चीज़ों को देखने के लिए हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट की हमें आवश्यकता है। तो यहीं पे ये है कि सेल की स्थिति का परीक्षण करने के लिए उपकरण, इंस्ट्रूमेंट फॉर द टेस्टिंग द कंडीशन ऑफ द सेल। सबसे पहले हमें आता है यहाँ पर हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर इस तरह से यहाँ नीचे देखिए काँच की नली होती है, जिसके दोनों साइड रबड़ के सिरे, ये रबड़ लगा हुआ होता है। एक साइड में रबड़ का बल्ब लगा हुआ है और एक साइड में रबड़ की नली लगी हुई है। और इसके अंदर एक और काँच की नली होती है, जिसके अंदर पारा भरा हुआ होता है और ऊपर की साइड पर यहाँ पर स्केल बना हुआ होता है। इसको आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हो। ये देखिए 2 काँच की नली यहाँ आपको नज़र आ रही है। ये रबड़ का बल्ब और फ्लेक्सिबल ट्यूब है, और यहाँ पर इंटरनल में एक काँच की नली और नज़र आ रही है, जो इस आकृति से है, और नीचे यहाँ पर ये जो डॉट-डॉट है, ये पारा भरा हुआ है, और यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पर स्केल है, जो कि इस तरह से कलरफुल स्केल होती है। इसके द्वारा हम आपेक्षिक घनत्व बैटरी का नापते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले जब पढ़ा था लेड एसिड्स बैटरी कि जब उसको हम डिस्चार्ज करते हैं तो धीरे-धीरे उसमें क्या होता है, पानी की मात्रा बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम होती जाती है। तो बस इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा, यानी उसका घनत्व, यानी जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाला था H2SO4, उसकी मात्रा, उसका घनत्व आप यहाँ पर मेजर कर रहे हो। अगर वो सफिशिएंट होगा तो बैटरी चार्ज होगी। अगर वहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है और H2SO4 की मात्रा कम है, यानी गंधक के अम्ल की मात्रा कम है, तो वो डिस्चार्ज होगी। तो यहाँ पर इसका मान देखिए, लिखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन क्वेश्चन में पूछा हुआ भी है और आपके एग्जाम वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्चार्ज कंडीशन में आपका जो हाइड्रोमीटर है उसका मान 1.15। अब देखिए इसके आगे कोई भी इसका मात्रक नहीं होता, क्योंकि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं, इसमें डायरेक्ट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर इसका मान देखिए 1.15 है, तो ये डिस्चार्ज होगी बैटरी। और 50% चार्ज के लिए 1.20 इसका मान होगा, और फुली चार्ज के लिए इसका मान 1.26 होगा। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर इन वैल्यूज के आधार पर आप इस बैटरी की कंडीशन का पता लगा सकते हो कि ये चार्ज है या नहीं। अब इसका यूज कैसे करना होता है, देखिए इसके अंदर आपकी जो बैटरी होती है उसके ऊपर ऐसे प्लग्स बने हुए होते हैं, छोटे-छोटे प्लग्स जो सेल के अंदर खुलते हैं, और इस पर इंडिकेटर लगा होता है जिसके ऊपर आप पानी का लेवल चेक करते हो। बस उस उन प्लग्स को आपको हटा देना है और उसके अंदर इसकी ये वाली नली, ये वाला जो सिरा है वो डालकर इस बल्ब को दबाकर छोड़ देना है। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर जाएगा,
और ये इलेक्ट्रोलाइट जो भरेगा तो इससे ये अंदर वाली ट्यूब इस तरह से डूब जाएगी। तो जिस स्तर तक आपकी ये ट्यूब डूबी हुई है, तो देखिए स्केल के सामने यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, यहाँ स्केल के सामने यहाँ तक डूबी हुई है, तो बस इसके सामने जहां तक ये डूबी हुई है वहां तक इसका मान आपका होगा। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है 1.5 यहाँ रीडिंग आ रही है, जबकि यहाँ पर देखिए ये ज्यादा डूबी हुई है, जबकि यहाँ देखोगे ये ऊपर की ओर है, तो इसकी रीडिंग यहाँ पर देखिए नीचे की साइड तो ज्यादा 1300 1250 1200 ऐसे लेकर ये ऊपर ऊपर की साइड रिड्यूस होती जाएगी, स्केल जो होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी ऊपर की तरफ। तो अगर पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो ये ट्यूब ज्यादा गहराई तक डूब जाएगी, और इसका जो पानी का लेवल है वो यहाँ पर जो स्केल्स के सामने होगा वो ही इसकी रीडिंग को दर्शाएगा। और अगर इसमें पानी की मात्रा कम और आपकी इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा यानी H2SO4 की मात्रा ज्यादा होगी, तो ये क्या होगा, ऊपर तैरने लगेगा और इसका मान यहाँ 1.25 या 26 के आसपास यहाँ पर आपको आएगा। तो इससे आप पता कर पाओगे कि ये किस तरह से आपकी बैटरी चार्ज है, डिस्चार्ज है, या फुली 50% चार्ज है। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल भी आता है, आपका ये ध्यान रखना, कई बार इसका प्रैक्टिकल भी आ चुका है एग्जामिनेशन के अंदर। तो प्रैक्टिकल यहाँ पर ज्यादा टिपिकल नहीं है, सीधा सा मैंने अभी बता दिया है आपको। इसका जैसे ही हम कॉलेज में आएंगे, कॉलेज में हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, इजी है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल भी आपको करवाना ही है। अब आगे चले हम इसमें। नेक्स्ट है आपका हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। सेकंड जो इक्विपमेंट है, इसके द्वारा हम बैटरी के जो प्रत्येक सेल होते हैं उनका वोल्टेज मेजर करते हैं, और प्रत्येक सेल का वोल्टेज मेजर करके हम यहाँ पता लगाते हैं कि बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज कंडीशन में है। तो देखिए इसके अंदर इसकी संरचना यहाँ आपको दिखाई हुई है कि यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और यहाँ पर एक शंट प्रतिरोध लगा हुआ है, उसके दो सिरे निकले हुए हैं और साइड में हैंडल लगा हुआ है। इसको फिजिकली आप देखोगे तो ये इस तरह से नजर आएगा, इसके दो सिरे हैं, यहाँ पर वो मीटर लगा हुआ है, और एक शंट प्रतिरोध जो होता है इसके पैरेलल में इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, जो इंटरनली जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इन दोनों सिरों को हम क्या करते हैं, आपकी बैटरी के जो सेल्स होते हैं, अब ये सेल्स आपको ऐसे नजर नहीं आएंगे, ऊपर का जो बैटरी का कवर होता है वो हटाना पड़ेगा आपको, और उसके अंदर आपको नजर आएंगे सेल कनेक्टर नजर आएंगे। अंदर 6 सेल है, 6 ही सेल के पॉजिटिव नेगेटिव सिरे होते हैं। तो उसके अंदर प्रत्येक सेल का ऊपर आपको इसको लगाना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रत्येक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे पर जोड़ना है, जैसे यहाँ दिखा रहा हुआ है, जैसे सेल नंबर 1 सेल नंबर 2 है, तो आपको प्रत्येक सेल के ऊपर इस तरह से कनेक्ट करना है और प्रत्येक का वोल्टेज मेजर करना है, और उसके आधार पर आपको इसमें पता पड़ेगा कि बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज कंडीशन में। देखिए इसमें इस परीक्षण द्वारा सेल की आंतरिक स्थिति ज्ञात किया जाता है। एक कम रेंज का यानी 0 से 3 वोल्ट का वोल्ट मीटर को एक कम प्रतिरोध द्वारा शंट किया जाता है। एक पूरी तरह से चार्ज किया हुआ सेल जो अच्छी स्थिति में है फुल चार्ज की रेंज को पढ़ता है, जो कि इसमें रेंज है, देखिए दोनों साइड इसमें रेंज होती है। तो ये जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरह से आपने कनेक्ट किया है उस प्रकार से ये मिडल में 0 होता है और दोनों साइड में आपके वोल्टेज का मान होता है। तो अगर फुल चार्ज होगा तो ये अपनी अंतिम रीडिंग यानी इस तरफ की जो रीडिंग होगी उसको पढ़ेगा। मीटर में लाल पीला हरा 3 रंग होते हैं, पूरी तरह से डिस्चार्ज के लिए लाल, आधा चार्ज के लिए पीला, और सेल की पूरी तरह से चार्ज कंडीशन के लिए हरा रंग यहाँ पर होता है। अच्छा, इसमें एक सावधानी होती है, इस जब भी इसका प्रैक्टिकल किया जाता है तो इस चीज में ये चीज ध्यान रखना है कि हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर द्वारा आप जब भी वोल्टेज का मेजरमेंट करते हो तो वोल्टेज इस परीक्षण को आपको ज्यादा से ज्यादा 1 2 से 3 सेकंड से ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका सेल एक कम मान के प्रतिरोध द्वारा शॉर्ट होता है। तो इस कंडीशन के कारण इसपे करंट बहुत ज्यादा प्रवाहित होगी और सेल आपका डैमेज हो जाता है। तो इसलिए इस टेस्टर का यूज करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि वोल्टेज वो जो समय है आपका इसके अंदर अधिक नहीं रखना है। अच्छा, चार्ज कंडीशंस होगी
तो प्रत्येक सेल का मान आपको पहले भी बताया था, इसके अंदर 2 वोल्टेज के आसपास होता है और डिस्चार्ज कंडीशन में 1.2 वोल्टेज के आसपास इसके अंदर वोल्टेज होता है। नेक्स्ट आता है आपका द्वितीयक सेल को आविष्ट करने की विधियां, द मेथड ऑफ द चार्जिंग द सेकेंडरी सेल। अब आपकी यहाँ पर 3 विधियां दिखाई हुई है। 3 विधियों द्वारा आप बैटरी यानी चार्ज करते हो यहाँ पर। पहला है स्थिर धारा विधि, दूसरा है स्थिर वोल्टा विधि और तीसरा है रेक्टिफायर विधि। तो एक एक विधि को हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट करंट मेथड, इसके भी कई बार प्रैक्टिकल आते हैं आपके, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम वाइज। आपका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है या कई बार प्रैक्टिकल ही आ जाता है इसका, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर देखिए, इस पद्धति का उपयोग किया जाता वहां किया जाता है जहां पर उच्च वोल्टेज डीसी जैसे 220 वोल्ट या 110 वोल्ट आदि से आपके कम वोल्टेज की बैटरी जैसे 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी है उसको चार्ज करना है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट करंट विधि का उपयोग करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है अरेंजमेंट। यहाँ पर आपकी वोल्टेज आ रहा है, ये वोल्टेज 220 या 230 वोल्टेज है जो कन्वर्टेड है एसी एसी सप्लाई से। एसी को रेक्टिफाइड लगाकर 220 वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आपका एक आईसी डीपी स्विच लगाया हुआ है और यहाँ पर एक एमीटर लगाया हुआ है। यहाँ पर आपकी बैटरी लगी हुई है जो आपकी चार्ज करनी है और उसके श्रेणी क्रम में आपने यहाँ पर लैंप का लोड लगाया हुआ है और प्रत्येक लैंप लोड के साथ में स्विच लगाया हुआ है। तो इस कंडीशन में देखिए आपका क्या होगा कि जैसे ही आप सप्लाई चालू करोगे तो ये लैंप लोड में से आधा वोल्टेज, आधे वोल्टेज का मतलब यानी मैक्सिमम वोल्टेज आपका इस पे ड्रॉप होगा और इसको जो वोल्टेज चाहिए जैसे कि 6 वोल्ट या 12 वोल्ट वो इस पे ड्रॉप हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, अगर आप जैसे जैसे इसमें लैंपों का मान यानी लैंप चालू करोगे, पहली कंडीशन में आपका केवल एक ही लैंप कनेक्टेड होता है, फिर धीरे धीरे आप क्या करते हो, लैंपों को जोड़ते जाते हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका इसका प्रतिरोध घटने लगेगा। इस बैंक का लैंप लोड का प्रतिरोध घटने लगेगा। तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर इस पर वोल्टेज का मान जो होगा वो आपका वैसे तो 12 वोल्ट ही रहेगा मगर यहाँ पर करंट की मात्रा बढ़ती जाएगी क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लैंप जुड़ता जा रहा है। तो पहले एक लैंप में जैसे 1.1 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रही थी, तो जैसे ही आप दूसरा लैंप जोड़ोगे तो यहाँ पर जस्ट डबल करंट चाहिए कि अभी दोनों लैंप को चालू रखने के लिए, तो यहाँ पर करंट कितनी हो जाएगी आपकी 3 एम्पियर हो जाएगी। तो आप जैसे जैसे चाहो उसको लैंप को चालू कर कर करंट का मान आप चाही गए हुए मान तक आप इसमें क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। और इस चार्जिंग की पूरी कंडीशन के अंदर आपका यहाँ पर करंट का मान कांस्टेंट है, इसलिए इस विधि का नाम क्या रखा गया है, यहाँ पर स्थिर धारा विधि यहाँ पर रखा गया है। ठीक है। आपूर्ति वोल्टेज की तुलना में बैटरी का ईएमएफ कम होता है, इसलिए एक लैंप भार या परिवर्तित प्रतिरोध को बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इससे ऊर्जा की हानि होगी। देखिए अब इसमें ये मेन इसका डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर लैंप लोड लगा रहे हो तो ये लैंप लोड अनावश्यक यहाँ चल रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, एनर्जी का अनावश्यक लॉस हो रहा है। तो ये विधि आपकी एफिशिएंट नहीं होती है, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पर यही है कि ये एफिशिएंट आपकी नहीं है। नेक्स्ट, कांस्टेंट पोटेंशियल विधि, स्थिर वोल्टा विधि। इस विधि के अंदर आपके देखिए लो वोल्टेज डीसी का उपयोग करेंगे। लो वोल्टेज डीसी का मतलब आपका जैसे कि बैटरी है 12 वोल्ट की, यहाँ पर 15 वोल्ट समथिंग कुछ आपका चार्जिंग का वोल्टेज रहेगा। तो इस पद्धति में वोल्टेज लगभग 2.3 वोल्ट प्रति सेल के एक निश्चित मान पर बनाए रखा जाता है। यानी इसके अंदर आपके 6 सेल्स होते हैं, तो प्रत्येक सेल पर 2.3 वोल्टेज आपका यहाँ पर आ जाए, ऐसे वोल्टेज आपका सेट किया जाता है। तो उसको सेट करने के लिए यहाँ पर एक रियोस्टेट श्रेणी क्रम में दिया हुआ है जो कि बहुत कम मान का प्रतिरोध होता है। जैसे जैसे चार्जिंग होती है करंट घटता जाता है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में जो था उसमें
चार्जिंग जैसे जैसे होती जा रही, करंट का मान घटता नहीं है वहां पर, इसलिए उसको कांस्टेंट करंट विधि बोला गया है। जबकि यहाँ पर जैसे जैसे चार्जिंग होती जाएगी तो ये उच्च हाई पोटेंशियल पे आने लगेगा। ये हाई पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल का मतलब जैसे 15 वोल्ट यहाँ रखा, पहले इसका वोल्टेज बैटरी की डिस्चार्ज कंडीशन में 11 वोल्ट था, मगर अब ये चार्ज हुआ तो इसका वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़कर 12 वोल्ट हो गया। तो अब पोटेंशियल का डिफरेंस जो है, पहले यहाँ 15 और 11 का था, अब 15 और 12 का हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अब यहाँ पर कम हुआ, तो करंट का मान भी क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जब 15 वोल्ट का हो जाएगा तो ये दोनों पे विभवांतर क्या होगा, समान हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, आपका इसमें से धारा बहना बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक में, क्योंकि यहाँ पर विभवांतर रहा ही नहीं है। ठीक है। एक परिवर्तित प्रतिरोधी श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है, इसलिए प्रति सेल 2.5 से 2.6 वोल्टेज के स्रोत की आवश्यकता होती है। 12 वोल्ट मोटर कार की बैटरी के लिए चार्जिंग डायनेमो लगभग 15 वोल्ट का होना चाहिए। अब इसमें ये बता रहा है कि अगर मान लीजिए आप 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर 15 वोल्ट का डायनेमो की आपकी आवश्यकता होती है इसको चार्ज करने के लिए। स्थिर धारा विधि की तुलना में चार्जिंग के लिए कम बिजली बर्बाद होगी, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस का मान क्या है, कम होता है। और आपको पहले ही पढ़ाया है कि जो लॉस होता है आपका हीट लॉसेस, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई स्क्वायर आर के। ठीक है। तो आई का मान तो मेरा यहाँ पर वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, मगर आर का मान क्या है यहाँ पर, कम है, जबकि पहली वाली विधि में आर का मान ज्यादा था। तो यहाँ पर आर का मान कम होने के कारण यहाँ पर हीटिंग लॉसेस भी कम होते हैं। तो ये एफिशिएंट विधि होती है आपकी कांस्टेंट करंट विधि की तुलना में। ठीक है। तो ये विधि आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलते हैं हम आगे। रेक्टिफायर विधि। रेक्टिफायर विधि में हम क्या करते हैं कि इसमें ऐसी सप्लाई को सबसे पहले हम हाई वोल्टेज को एक ट्रांसफार्मर के द्वारा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को 15 वोल्ट पर कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर इस 15 वोल्टेज जो ऐसी होती है उसको हम रेक्टिफायर द्वारा डीसी में कन्वर्ट करके आगे डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार के कनेक्शन को आपका रेक्टिफायर विधि बोलेंगे। बैटरी चार्जर चार्ज करने के लिए एक रेक्टिफायर आमतौर पर ब्रिज के रूप में जुड़े डायोड से बना होता है। यानी रेक्टिफायर जो होगा वो ब्रिज रेक्टिफायर होगा, जिसमें 4 डायोड होते हैं आपके, और इसका कनेक्शन आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है चारों के। तो जैसे कि ये ट्रांसफार्मर इसका प्राइमरी साइड है, जहां पर 230 वोल्टेज सप्लाई आ रही है, और इधर आपके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो इसको 15 से 15 वोल्ट में कन्वर्ट कर रही है। और इसके दोनों टर्मिनल को आपके देखिए, इसके डायोड के चारों डायोड से इस तरह से कनेक्ट करके दो सिरों को जोड़कर फिर बैटरी से जोड़ा हुआ, और यहाँ पर करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लगाया हुआ। डायोड के लिए उपयुक्त एसी वोल्टेज को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। रेक्टिफाइड सेट में एमीटर, वोल्टमीटर, स्विच, फ्यूज का भी उपयोग किया जाता है। ये सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं जो इसको सेफ्टी और मेजरमेंट पर्पज जोड़े जाते हैं। तो ये आपकी रेक्टिफायर विधि है। कैपेसिटर नहीं होता है, कैपेसिटर किसमें, इसमें इसमें अभी देखिए अलग अलग सर्किट्स आते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं जिसके अंदर कैपेसिटर होता है, और कुछ में नहीं होता है। तो ऐसा कोई है नहीं कि पर्टिकुलर हर जगह कैपेसिटर यूज होगा। ठीक है। हम इस पे लास्ट में और बात करेंगे। ट्रिकल चार्ज। अब देखिए ऊपर जो हमने पढ़ा चार्जिंग की विधियां थी आपकी, जिसमें कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज और आपकी रेक्टिफायर विधि थी। अब चार्जिंग का प्रकार है ये ट्रिकल चार्जिंग, एक तरह से जो आपकी स्पेशली यूज की जाती है जब बैटरी को लंबे समय तक डिस्चार्ज कंडीशन में रख दिया जाता है, या उसमें सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसमें बोला जाता है कि उसमें जो उसका इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं लंबे समय तक डिस्चार्ज कंडीशन में रखने पर, और वापस वो क्या होते हैं, कन्वर्ट नहीं होते हैं इजी वे में। तो ऐसी कंडीशन में हम इस फॉल्ट को दूर करने के लिए एक ट्रिकल चार्जिंग का उपयोग करते हैं। ये ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है, देखिए यहाँ पर जब बैटरी को बहुत कम दर पर चार्ज किया जाता है, जो कि लंबी अवधि के लिए सामान्य दर से 2 से 3% होती है,
उसे ट्रिकल चार्ज कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, हम करंट की मात्रा इतनी कम कर देते हैं, लगभग 2 से 3% जो चार्जिंग करंट होगी उसकी 2 से 3% हम यहाँ पर करंट को सेट करेंगे, और लंबे समय तक, लंबे समय का मतलब इसको एक दिन पूरा चार्ज कर छोड़ दिया हमने, 6 घंटे या 12 घंटे या 24 घंटे तक हम इसको चार्ज करने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि करंट का मान बहुत कम है, तो वो धीरे-धीरे क्या होगी, उस बैटरी को चार्ज करेगी। तो इस प्रकार की चार्जिंग को हम क्या बोलते हैं, ट्रिकल चार्जिंग। अब इसका उपयोग देखिए कहाँ किया जाता है, केंद्रीय या उप स्टेशन बैटरी और आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था के लिए यानी उसको चार्ज करने के लिए आपका इनका उपयोग, ट्रिकल चार्जिंग का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, सल्फेशन के कारण जब आपका यानी बैटरी लंबे समय तक डिस्चार्ज हो गई है और वापस चार्ज नहीं हो रही है समय से सही तरह से, तो उस कंडीशन में हम ट्रिकल चार्जिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, वो धीरे-धीरे चार्ज होकर जो मटेरियल हार्ड हुआ है वो वापस क्या होगा, आपका सॉफ्ट कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट है।